शेरशाह एंड ही टुक द टाइटल ऑफ सूरी, और इसीलिए यहां से नाम आता है सूर डायनेस्टी का। सूर डायनेस्टी वाज सेकेंड अफगान रूल इन इंडिया। फर्स्ट अफगान रूल कौन था? बहलोल लोधी। इसने लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, और यही था फर्स्ट डायनेस्टी। इस लोधी डायनेस्टी को चूंकि बाबर ने हटाया था, इसलिए शेर शाह ने चाहा था कि बाबर को हटाकर या मुगल डायनेस्टी को हटाकर फिर से अफगान रूल स्टैब्लिश करे। उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम बाबर से था नहीं, ठीक है। उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम बाबर बाबर से नहीं था, जस्ट वो अपने पुराने बोल सकते कम्युनिटी फीलिंग थी उसकी बस। बहरहाल हुमायूं को हराता है, और ये 1539 में, प्रॉपरली बात करें तो 1539 में सूर डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। और 1540 में आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज वो अपना कंसोलिडेशन इन इंडिया कायम कर लेता है। इंडिया में इसका कोई काउंटर पार्ट या कोई इसके अगेंस्ट में लड़ने वाला बड़ा कोई नाम रहता नहीं है। इसका रूल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पूरी ईमानदारी से बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसी से कॉपी किया हुआ था। इसी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश ने कॉपी किया था, और बहुत हद तक आज भी वही अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। कुछ हद तक दुनिया के और भी कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं। फिर इसकी मौत कैसे हुई थी वो भी हम लोग देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का बारे में पढ़ते हैं पहले हम लोग। जो ऑफिशियल्स थे उनके डेजिग्नेशन क्या थे? दीवान का मतलब होता है मिनिस्टर, ठीक है, ये याद रखना। दीवान का मतलब होता है मिनिस्टर। तो दीवाने विजारत, या इसको वजीर बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू मिनिस्टर। दीवाने अरीज, चीफ ऑफ आर्मी। दीवाने रिसालत, फॉरेन मिनिस्टर। दीवाने इंशा, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बात समझते हैं। अभी जस्ट याद रखना कि चार मिनिस्टर्स थे जो बेसिकली राजा की हेल्प करते थे। चार सबसे बड़े डिपार्टमेंट थे इसके लिए। इसके बाद एक और था दीवाने बरीद, बाद में ओपन किया गया था, जो बाद में ओपन हुआ था। दीवाने बरीद, बरीद एक पर्शियन वर्ड है, बर मतलब किसी चीज को सामने लाना। तो खबर था मिनिस्टर फॉर इंटेलिजेंस। बादशाह को एवरी डे की खबर, एवरी डे मतलब सोचो इतनी बड़ी टेरिटरी का वो खबर एवरी डे अपने उसको चाहिए, और वो खबर मिलती भी थी। इसके साथ दीवाने फरीद में और एक चीज आया था, दीवाने इंशा में, सॉरी, पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, वो आगे जाके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके कैसे हुआ। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं तो जो टेरिटरी था, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए इसने कुछ और ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे। इसमें
सबसे बड़ा जो था उसका नाम था चीफ सिकदर। ठीक है, इसको एक्चुअली में सिकदर कहा गया था, मुंसिफ कहा गया था। ये दोनों का काम यही था कि ये लोग इंसाफ करें। कहां पर? प्रोविंस जो था, प्रोविंस उसको डिवाइड किया गया सूबा में। इस सूबा को फर्दर डिवाइड किया गया सरकार में। सूबा मतलब स्टेट समझ सकते हैं। सरकार, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, सरकार मतलब स्टेट। इस सरकार को फर्दर डिवाइड किया गया परगना में। और टोटल परगना का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद परगना के नीचे आया था मौजा, मतलब विलेज। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को डिवीजन किया गया था। हर एक सूबा में एक स्टेट को सरकार में डिवाइड किया गया था। सरकार में दो चीजें रखी गई थी सरकार में। कुछ ऑफिसर्स थे जिसका नाम था सिकदर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस आदमी की जिम्मेदारी दी गई थी उसका नाम था सिकदर। इसी तरह एक और आदमी था जिसको बोलते थे मुंसिफ। इसको पुलिस वाला बोल सकते हैं आप। ठीक है, मुंसिफ वॉज अ जज, सिकदर वॉज काइंड ऑफ कमिश्नर। तो जज का काम क्या था? जस्टिस प्रोवाइड करना। ये दोनों चीजें कहाँ करेगा? ये दोनों चीजें सरकार लेवल में करेगा, जैसे हाई कोर्ट टाइप का या कमिश्नर टाइप का जो हो रहा है उसका। सिकदर वॉज मिलिट्री चीफ, और इसकी जिम्मेदारी क्या थी? ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार में। हर एक सरकार परगना में डिवाइड किया गया था। इसमें एक आदमी और था, अमीन। ये वर्ड आप भी जो लोग यूपी बिहार में है वो सुनते होंगे। जमीन के माप तोल करने वाले को अमीन बोलते हैं। ये लैंड रेवेन्यू को देखता था। एक और था फोतेदार, फोतेदार, ये था ट्रेजरर। कारकुन, अकाउंटेंट। ये सारे लोग जो, ये जो तीनों लोग काम कर रहे थे, ये परगना लेवल पे काम कर रहे थे। और ये जो दो लोग थे ये स्टेट लेवल पे। स्टेट में ऐसा नहीं कि सरकार लेवल पे, ऐसा नहीं कि और कोई ऑफिसर्स नहीं थे, बट यही ऑफिसर्स के हायर इंचार्ज को सरकार लेवल पे बिठाया जाता था। मौजा जो था बिल्कुल छोटा यूनिट था। इक्तादारी सिस्टम यहाँ चल रहा था, हर एक यूनिट को इक्ता बोल रहे थे। बट इक्तादारी सिस्टम में ये इसने चेंज किया था। पहले इक्तादारी सिस्टम में ये था कि हर आदमी को जागीर दिया जा रहा था। शेर शाह ने जागीर में देना बंद करा दिया गया। दो और आपको ऑफिसर्स का नाम बोल रहा हूँ। एक का नाम था आमिल। ये आमिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है आमिल। ठीक है, और एक नाम था कुनंगुहो। ये दोनों का काम था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। इंचार्ज फॉर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना। ऐसा रिकॉर्ड क्यों मेंटेन हो रहा था उसकी वजह थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब हम लोग उसके एग्रीकल्चर के ऊपर पढ़ेंगे। देखो, जब लैंड रेवेन्यू की बात आ रही है तो लैंड को इसने बोला कि हम, ये पहला राजा था जिसने शेड्यूल्ड क्रॉप रेट का शेड्यूल्ड रेडी किया था, जिसपे सीजन वाइज क्रॉपिंग क्या होगी उसको डिसाइड किया गया था। जैसे हम लोग खरीफ और राबी और जायद क्रॉप देखते हैं, इस तरह का। इसने जमीन के रेवेन्यू के लिए एक असेसमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था जो अभी भी चलता है, असेसमेंट सिस्टम। इसको नाम रखा था जब्ती हर साल। जब्ती, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, जब्ती सिस्टम अकबर के टाइम में आपने पढ़ा होगा। मैंने पहले भी बोला है कि अकबर ने एक्चुअली शेर शाह सूरी की पॉलिसी को अपनाया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वहीं से जब्ती सिस्टम आया। जब्ती वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ये उससे पहले आ चुका था। जब्ती हर साल, दैट इज असेसमेंट
एवरी ईयर, हर साल असेसमेंट होगा, और उस हर साल के असेसमेंट के बेसिस पे जमीनों के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाएगा। जमीन का डिवीजन जो था वो 3 हिस्से में किया गया था। कल्टीवेशन के बेसिस पे, कल्टीवेशन ऑफ लैंड वाज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स: गुड, मिडिल, बैड। हर साल ये देखा जाएगा कि जमीन में गुड होगा या बैड होगा, मतलब फसल बहुत अच्छी उग रही है, ये ठीक है, सो एंड सो एवरेज उग जा रहा है, और एक में फसल उग ही नहीं रही या फिर बहुत खराब हालत में उग रही है। बहरहाल जो भी होगा, स्टेट का शेयर कितना होगा? स्टेट का शेयर 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन। आपके खेत में जो भी अनाज उग रहा है उसका 1/3, और ये जो 1/3 है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश में देना पड़ेगा या क्रॉप में, या तो आप अनाज दीजिए और कैश दीजिए, कोई और चीज की शक्ल में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जमीन की मेजरमेंट के लिए, जमीन की मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, उस सिस्टम के लिए जो यूनिट यूज हो रहा था, ठीक है, मेजरमेंट भाई, उसको यूनिट यूज किया था, उसको बोलते थे गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी। इसके पहले एक सिकंदर लोधी बोल के एक राजा था, उस राजा ने एक यूनिट बनाया था जिसमें 32 पॉइंट्स हुआ करते थे उस वक्त के हिसाब से। तो उसी पॉइंट को पैरामीटर मानकर जमीन की नाप जोख की जा रही थी, और उसी के हिसाब से टैक्सेशन या उसके उपजाऊ के असेसमेंट करके टैक्स लगाया जा रहा था। दो चीजें और थी जिसमें एक मिलेगा कबूलियत और एक मिलेगा पट्टा। ये दोनों चीजें ओनली फॉर पीजेंट्स के लिए थी। किसके लिए थी? पीजेंट्स के लिए। कि कबूलियत में एक डीड ऑफ एग्रीमेंट था, वर्बल कुछ नहीं होगा, डीड ऑफ एग्रीमेंट, कि आपके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन तय किए जा रहे हैं वो ये कबूलियत दिखा के आप किसी को भी कंफर्म करवा सकते हैं। पट्टा वाज एक्चुअली, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट पेड बाय ईच पीजेंट। अभी मैंने बोला ना कि आप या तो यहाँ पर कैश या क्रॉप दे सकते हैं, तो जो अमाउंट आपको देना है उसी को कहा जाएगा पट्टा। हर एक पीजेंट का अलग अलग पट्टा होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ लैंड इन हिज कस्टडी और इन हिज होल्डिंग। और जो भी आपके साथ पट्टा तय हो रहा है, उस तय के लिए आपको एक एग्रीमेंट दिया जाएगा, ताकि कोई आपके साथ जाति न कर सके। हो सकता है कोई ऑफिसर बोलेगा नहीं तुमको ज्यादा दिया गया, तुमको कम दिया गया, इसलिए बोला गया इसको कम किया जाए, इसको फिक्स किया जाए। कुछ कॉइन्स इशू किए थे, देखो, दो कॉइन था। एक था रुपया, ठीक है, एक कॉइन था दाम, बंगला में बोलेंगे तो शायद ऐसा होगा, दाम, ठीक है। ये एक सिल्वर कॉइन था। एक और कॉइन इशू किया था इसने जिसको बोला गया था रुपया। आज की डेट में हम लोग जो इंडियन करेंसी देखते हैं रुपी, इंग्लिश में या हिंदी में या अदर लैंग्वेजेस में रुपया बोलते हैं, इट वाज स्टार्टेड बाय शेरशाह सूरी। ये दो कॉइन्स इसने स्टार्ट किए थे। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अगर हम बात करें, सर रुपया जैसे मतलब दाम जैसे सिल्वर कॉइन था तो रुपया कुछ रुपया भी मतलब। सिल्वर कॉइन था। रुपया भी सिल्वर कॉइन था। दो कॉइन्स उसने स्टार्ट किए थे, दाम एंड रुपया, ठीक है, दोनों ही सिल्वर कॉइन थे। रुपया वाज ऑल्सो सिल्वर कॉइन। हो गया? यस सर। ओके। यस। ना कंस्ट्रक्शन में जो इसका सबसे बड़ा कारनामा था वो था ग्रैंड ट्रंक रोड। अब देखो, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड अभी नहीं बोल के मैं आपको इतिहास में बताऊं तो उसने बनाया था सड़क आजम, सबसे बड़ी सड़क। इसको कई बार रॉयल रोड या शाही सड़क भी कहा गया था, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम उस वक्त तक
ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं था, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है ये इंग्लिश का नेम है, तो ये बाद में दिया गया था। ये सड़क कहां से कहां तक बनाई गई थी? ये सोनार वैली टू इंदस वैली। बाद में इसी को ब्रिटिश ने थोड़ा एक्सटेंड किया और नाम रखा इसका ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये चला कैलकाटा से लेकर पेशावर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस सड़क के साइड साइड में जगह जगह पर एक सराय बनाया गया। सराय, सराय मतलब अ काइंड ऑफ इन, जिसमें मुसाफिर थोड़ी देर के लिए रुक कर आराम करेगा, खाना खाएगा। इसी इन को बाद में चौकी या पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उसकी तौर पे यूज किया गया। इसको बनाया गया चौकी। इसके इंचार्ज को रखा गया नाम चौकीदार। अब ये चौकीदार दो काम कर रहा था, ये पोस्टल सर्विस भी कर रहा था और पुलिस सर्विस भी कर रहा था। दोनों ड्यूटी करता था चौकीदार यहाँ पर, ठीक है। जो ऐसा बोल सकते हो, चौकीदार बोलना सही नहीं है, इसका असल नाम था शाहाना। बाद में इसको हम लोग अपने सहूलियत के लिए क्या बोलने लगे? चौकीदार। चौकी को जो कंट्रोल कर रहा है बिकम चौकीदार, ठीक है। आमतौर पे इसका नाम था सराय। बाद में यही सराय मार्केट वगैरह में कन्वर्ट होता है। जब मार्केट में कन्वर्ट होता है तभी इसका नाम शाहाना होता है। शाहाना जो होता है वो सुपरिंटेंडेंट होता है, मार्केट सुपरिंटेंडेंट। बट ओवरऑल इसको इतना डिटेल में नहीं पड़ेगा, ब्रीफ करें तो सिर्फ इतना बोलेंगे कि सराय को हम लोग डाक चौकी बोलते थे। डाक चौकी में दो ड्यूटीज होती थी, पोस्टल एंड पुलिस, दोनों काम करते थे। आपका पोस्ट, पोस्ट ऑन द बैंक, बैक मतलब घोड़े की पीठ पे आपके खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, ऐसा बोलकर सर्विस स्टार्ट कराया गया। तो एक घोड़े वाला एक सराय से दूसरी सराय तक खबर पहुंचाता था, फिर वो पोस्ट उस सराय से अगले सराय तक, ऐसा कर करके जिस डेस्टिनेशन तक उसको जाना है सर्विस दी जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस का भी रोल प्ले करता था, क्योंकि कुछ भी कोई दिक्कत हुई तो यही चौकीदार, या जिसको बाद में शाहाना कहा गया, जाके उसको कंट्रोल करेगा। अलाउद्दीन खिलजी की तरह शेरशाह सूरी ने भी एक पर्सनल फोर्स बनाया था, जो रॉयल फोर्स था, मतलब नॉर्मल आर्मी के अलावा, ठीक है। इसमें ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस कॉमन है। इसमें आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड, उसको बोला गया था ताग, आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड, अ काइंड ऑफ बायोडेटा, इसको बोला गया चेहरा। और इसके साथ इसने एक नया चीज स्टार्ट करा था जिसका नाम था, उसको उसको उसने बोला कि ये सिर्फ हमारे लिए काम करेगी, पर्सनल रॉयल फोर्स। इसका नाम उसने रखा था खासा काइल। कंस्ट्रक्शन में शेरशाह सूरी ने और एक काम किया था रोड के अलावा, वो था पुराना किला। आप आज भी जाएंगे दिल्ली में तो आपको मिल जाएगा पुराना किला। पुराना किला एक फोर्ट भी था, इसमें एक मस्जिद भी बनाई गई थी, दिल्ली में ही है, अभी भी अवेलेबल है। और इसने अपना टॉम्ब, ठीक है, मौजोलियम बनाया था। सासाराम बोल के एक जगह है बिहार में, कभी मौका मिले तो जाना वहां पर। बहुत खूबसूरत सा टॉम्ब, बहुत खूबसूरत सा टॉम्ब था। शेरशाह ने अपने ही टॉम्ब को पहले बनवाया था कि अगर जब उसकी डेथ हो जाएगी तो सासाराम में उसको बरी कर दिया जाएगा। इसके पीरियड में कुछ एक किताबें लिखी गई थी, जिसमें सबसे नोटेबल बुक थी मलिक मोहम्मद जैशी की। अगर आपसे कभी पूछे कि मुगल हिस्ट्री में सबसे पहला हिंदी का स्कॉलर कौन था, अभी हम लोग पढ़े हैं हिंदी का बड़ा स्कॉलर, तो आंसर था। सर सर एक बार पहली स्लाइड दिखाएंगे? एक सेकंड, जस्ट इसको मैं कंप्लीट कर लूं फिर दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। फर्स्ट हिंदी स्कॉलर
ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड इसलिए बोल रहे हैं कि शेर शाह सूरी मुगल के बीच में एक इंटरवल में एंटर कर गया था, तो 1526 से लेकर 1857 तक ही मुगल डायनेस्टी चला है, इसलिए बीच में बोल देते हैं। तो फर्स्ट हिंदी स्कॉलर मलिक मोहम्मद जैसी है, इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पद्मावत। पद्मावत वाज जस्ट एन एपिक, इट वाज नॉट हिस्ट्री। मलिक मोहम्मद जैसी ने जस्ट हिस्टोरिकल नेम्स एंड प्लेसेस का इस्तेमाल करके एक कहानी लिखी थी जिसमें पद्मावती एक रानी होती है। हिस्टोरिकली आज भी पद्मावती का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, अगर वो रानी थी तो कहाँ की रानी थी, बाप कौन था, किंगडम क्या था, हिस्टोरिकली पूरा लूप होल है। बहरहाल ये बुक लिखी गई पद्मावत। पद्मावत कहानी का जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी जो है ऑलरेडी राजा गुजर चुका है, सुल्तान, इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि ये रिलेटेड टाइप का है। पद्मावत, रानी पद्मावती, क्लियर। अब इसकी आखिरी टॉपिक है डेथ। डेथ कहाँ होती है? देखो, एक लड़ाई के दौरान कलिंजर बोल के एक जगह है, कलिंजर में ये इंस्पेक्शन में निकला था। इंस्पेक्शन इन ऑफ आर्टिलरी, और इसी में एक बॉम्ब के एक्सप्लोजन की वजह से शेर शाह सूरी जख्मी होता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है।